नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज आईपीसी का सेक्शन 84 पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सेक्शन 84 ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसकी जो चित्त विकृत है, यानी कि वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उससे रिलेटेड है सेक्शन 84। सेक्शन 84 का जो टेक्स्ट है वो यहां लिखा है, जिसको पढ़ेंगे और उस टेक्स्ट के माध्यम से ही हम सेक्शन 84 को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स जो यूज किए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी आपको गहराई को समझना होगा, 84 आपको समझ आ जाएगी। सेक्शन 84 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, कार्य को करते समय, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, के कारण से, चित्त विकृति के कारण से, इच इनकैपेबल ऑफ नोइंग, जानने में असमर्थ है। इच इनकैपेबल ऑफ नोइंग, ये पास में लिखते हैं, इसको पास में लिख लेते हैं तो ज्यादा रहेगा। इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, यानी कि वो जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य के नेचर को समझने में इनकैपेबल है, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, या फिर वह यह जानने में असमर्थ है कि जो कुछ वह कर रहा है वो या तो रॉन्ग है या विधि के विरुद्ध है। यानी कि सेक्शन 84 कहता है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो अपने चित्त विकृति की वजह से उस काम की प्रकृति को जो वह कर रहा है जानने में असमर्थ है, या फिर यह जानने में असमर्थ है कि जो कुछ वह कर रहा है वह रॉन्ग है, या फिर वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, विधि के विरुद्ध है। यहां पर हमें समझना है ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के संबंध में लॉ क्या कहता है। विशेष चीज यही समझने की है, ये चीज समझ में आ गई तो आपको सेक्शन 84 समझ में आ जाएगा। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को समझने के लिए हम चलते हैं, इसका जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को समझ लेते हैं थोड़ा सा एक एक लाइन में। इसके बाद हमें जो वास्तव में पढ़ना है वो इसके बाद इसी सीरीज में पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को जानने समझने के लिए ये जो चित्त विकृति के विधि का जो विकास है वो हम जानते हैं कि इसके पहले इसके संबंध में क्या विधि थी। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रतिपादित किया गया था, और ये लॉर्ड फेरर के केस में जस्टिस ट्रेसी ने दिया था।
ये जस्टिस ट्रेसी थे, लॉर्ड फेरर का केस था। उस केस में इन्होंने ये वाइल्ड विच टेस्ट को propound किया था। उसके बाद जो टेस्ट था वो था द इनसेन डिल्यूजन टेस्ट। इनसेन डिल्यूजन टेस्ट का प्रतिपादन हैटफील्ड के केस में हुआ था। ये 1800 में हुआ था। तो ये भ्रम टेस्ट था, ये एक इनसेन डिल्यूजन टेस्ट था। इसको आप कह सकते हैं भ्रम परीक्षण। तो भ्रम परीक्षण की जो थ्योरी आई थी वो हैटफील्ड के केस से आई थी। उसके बाद और आगे गए विकास क्रम में, तो तीसरा टेस्ट आया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए, टेस्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि उचित और अनुचित के मध्य भेद करने की क्षमता परीक्षण। ये बाउलर का केस था, ये 1812 में आया। ये बाउलर का केस था, 1812 में ये आया। और इसी केस को परिष्कृत रूप में, इसी टेस्ट को परिष्कृत रूप में मैकनाटन के केस में आया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 84 के लिए हमें मैकनाटन के प्रकरण को, केस को ही समझना है, इसको ही पढ़ना है। इसमें क्या बताया गया है इसकी थ्योरी को पढ़ना है। इसकी थ्योरी को पढ़ने से ही हमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पता चलेगा, हम पता कर पाएंगे, और तब हम ये बता पाएंगे कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law। तो ये बात हम इसको क्लियर करने के बाद ही ये बता पाएंगे, समझ पाएंगे, और इसके बाद फिर आप समझा भी पाएंगे। तो हम मैकनाटन के केस को पढ़ेंगे जिसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को डिफाइन किया गया है बहुत अच्छी तरह से, और अब जो थ्योरी लागू की जाती है 84 के लिए वो मैकनाटन के केस में दी गई थ्योरी का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम ये समझेंगे कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी कि चित्त विकृति कितनी तरह की हो सकती है, और किस तरह की चित्त विकृति को विधि के अंतर्गत प्रतिरक्षा या रक्षा का आधार माना जाता है, और किस तरह की चित्त विकृति को रक्षा का आधार, प्रतिरक्षा का आधार नहीं माना जाता है। चिकित्सीय एक पागलपन होता है, एक विधिक पागलपन होता है। हमें 84 के अंतर्गत सब कुछ पढ़ने के बाद विधिक पागलपन पर ही जोर देना है, और विधिक पागलपन ही यहाँ पर प्रतिरक्षा का आधार होगा कानून के अंदर। जो चिकित्सीय पागलपन होता है उसको आधार नहीं माना गया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ऐसा क्यों? धारा 84 आईपीसी के अंतर्गत जो शब्द यूज किया गया है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो हमें समझना है अनसाउंड माइंड, क्योंकि धारा 84 के अंतर्गत एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात की गई है। तो वो जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसके अंदर जो अनसाउंडनेस है वो कितनी तरह की हो सकती है, पहले हम ये देखते हैं। और हमें ये भी देखना है कि वास्तव में किस तरह के पागलपन को धारा 84 के अंतर्गत बचाव बनाया गया है। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंतर्गत देखिए आईडीओसी आती है, यानी कि वो जड़ता, मूर्ख, और ये जन्मजात होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार
संभव नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति को जड़ या मूर्ख कह सकते हैं जो 1 से 20 तक की गिनती नहीं गिन सकता, जो अपने माता पिता का नाम याद नहीं रख सकता। अब इससे ज्यादा तो मूर्ख हो ही नहीं सकता कोई। दूसरा टाइप का जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता है वो होता है लुनेटिक या मैडमैन, यानी कि विक्षिप्तता। विक्षिप्त दिमाग का व्यक्ति होता है कोई। ये विक्षिप्तता समय समय पे, समय अंतराल पे आती जाती रहती है। ये जो पागलपन है ये व्यक्ति के अंदर एक निश्चित समय अंतराल के बाद आता रहता है, यानी कि वो स्वस्थ हो जाता है, फिर पागल हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर स्वस्थ हो जाता है। इस तरह का है ये जो विक्षिप्तता है। और ये इसको हम मैडमाइंड यानी कि पागलपन भी कह सकते हैं। तो ये पागलपन लगभग लुनेटिक और मैडमैन लगभग एक जैसे होते हैं। फिर भी अगर हम विधिक तौर से देखेंगे तो इसकी स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई बहुत ही महीन अंतर आपको मिल जाएगा। और इस नशे की वजह से भी ये इस तरह का पागलपन हो सकता है, मत्तता हो सकती है। बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन करने से भी इस तरह की मत्तता हो सकती है। तो इस तरह की मत्तता को हम आईपीसी में सेक्शन 85 में देखेंगे, वहां कहीं कवर होती हैं ये। अब देखते हैं कि एक तरह का पागलपन हो सकता है कि व्यक्ति परिस्थितियों के प्रभाव से भी पागल हो सकता है और परिस्थितियां भी उस व्यक्ति को पागल कर सकती हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बाय रीजन ऑफ फिजिकल एलिमेंट की वजह से वो अनसाउंड हो गया हो, या फिर अ पर्सन हैविंग एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड का है, तो वो भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंतर्गत आता है। तो ये जो हैं ये क्यूरेबल भी हैं और चिकित्सा के माध्यम से ये समाप्त भी हो सकती हैं। आइडियोसी या इडियट कभी भी इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, वो जन्मजात है। ये समय अंतराल में जो ये विक्षिप्त व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, ये समय अंतराल में होते रहते हैं। तो इस तरह से अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को हम चार तरह से चार कैटेगरी में रख सकते हैं कि ऐसे पर्सन हो सकते हैं, चार तरह के पर्सन हो सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यदि इन स्थितियों में है तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के व्यक्ति हैं, ये हम यहाँ कह सकते हैं। लेकिन हमें वास्तव में अभी समझना है कि 84 किस तरह के पागलपन को कवर करती है। तो इस बात को समझने के लिए हम मैकनाटन के केस को देखेंगे। मैकनाटन जो मैकनानेट का केस है वो बहुत इसका बेस है। और बस मैं ये कहूँगा कि जो धारा 84 हम पढ़ रहे हैं, ये जो मैकनानेट के एक केस में न्यायाधीशों से जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तरों पर आधारित है ये धारा 84 जो हमारे पास आईपीसी में है। मैकनानेट का केस जो है वो 1843 का है, आईपीसी हमारे पास 1860 में यहाँ पर आती है। तो वो जो हाउस ऑफ लॉर्ड ने वो मामला न्यायाधीशों को सौंपा था, 15 न्यायाधीशों को सौंपा था, और बड़ी आलोचना के बाद फिर जब उन्होंने देखा तो मामला उनको सौंपा न्यायाधीशों को, और उनसे इस संबंध में पागलपन की विधि को के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित करने के संबंध में कहा गया, और उनसे वो 5 सवाल भी पूछे गए। जो 5 सवाल पूछे गए थे न्यायाधीशों से, तो न्यायाधीशों ने जो उत्तर दिया उनमें से प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर और प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर पर आधारित है हमारी धारा 84। तो इसको हम अभी और आगे देखते हैं, हम उस पागलपन तक जाएंगे जो धारा 84 कवर करती है।
चलिए एक बार टेक्स्ट को और देखते हैं, फिर समझते हैं कि ये जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी कि अस्वस्थ मस्तिष्क को कैसे समझे, क्या है ये आईपीसी में 84 के अंतर्गत ये क्या है, इसको समझना है। मेरा वीडियो में पूरा जोर यही है, यहां पर देना है, जिससे कि आप 84 को जितने भी पागलपन कवर करेंगे वो आप समझ लेंगे कि ये 84 को कवर कर रहा है या नहीं कवर कर रहा है। तो देखिए, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात करते हैं। जो 84 में टेक्स्ट दिया गया है वही हमारा आधार है, वहीं से हमें समझना है, और जो उसमें लिखा गया है वही समझना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन। ये जो पर्सन है वो कैसा है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। ये याद रखिएगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, और इसको सिद्ध करने के लिए जो टाइम होगा वो निर्णायक होगा। तो कैसा पर्सन, जो एक्ट को करते समय बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये समझना है। इसको अस्वस्थ मस्तिष्क की बात की गई है। आईपीसी में इसके लिए शब्द अस्वस्थ मस्तिष्क ये पदावली यूज की गई है, ये शब्द इसके लिए यूज किया गया है, हमें ये समझना है। और ये इसको दंड संहिता में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, पूरी तरह से परिभाषित ही नहीं किया गया, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसीलिए हमें इसको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इसको डिफाइन नहीं किया गया तो इसका हमें एक फायदा मिल गया, और वो फायदा ये मिल गया कि मात्र ये मस्तिष्क की अस्वस्थता बचाव नहीं है, इतना ही अकेले बचाव नहीं है, बल्कि इस का बचाव लेने के लिए हमें ये भी साबित करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ डूइंग ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। इसकी वजह से हमें ये साबित करना पड़ेगा, जिस समय वो कार्य कर रहा था, वो काम कर रहा था, उस समय, ठीक उसी समय वो व्यक्ति इनकेपेबल था ऑफ नोइंग द नेचर, और नेचर ऑफ द एक्ट, या यह समझने में इनकेपेबल था ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ये सब इसकी वजह से ये चीजें समझने में, क्या समझने में, उसके अंदर क्या इनकैपेसिटी आ गई कि जब वो एक्ट कर रहा था तो वो इनकैपेबल था, या उसके अंदर ये इनकैपेसिटी थी कि वह जो कुछ कर रहा है ना तो उसके नेचर को समझ पा रहा है, जान पा रहा है, ना वो ये जान पा रहा है कि जो कुछ कर रहा है वो रॉन्ग है, ना ही वो ये समझ पा रहा है, जान पा रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है वो कंट्रेरी टू लॉ है। ये नहीं जान पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, इसमें उस इनकैपेबल है। तो टेक्स्ट यही कह रहा है कि ये जो पर्सन है, जिस समय वो काम कर रहा है उस समय की बात कर रहा है, और ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उस समय वो अस्वस्थ मस्तिष्क का था। अस्वस्थ मस्तिष्क का मतलब ये हुआ कि वो ये तीन चीजें जानने में असक्षम था। अब वो तीन चीजें जानने में जब वो असक्षम है तो
तो उसे अस्वस्थ मस्तिष्क का कहा जा सकता है। लेकिन अभी इसके आगे भी देखना है कि वो कैसे कहा जाएगा। लेकिन विशेष बात यही है यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कि अनसाउंड माइंड था तो वो इन तीन चीजों को समझने में इनकैपेबल था। और किस समय इनकैपेबल था? इस समय, जिस समय वो कार्य को कर रहा है। इस समय टेक्स्ट एकदम स्पष्ट है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। ये तो ये टेक्स्ट क्लियर कर रहा है यहाँ पर। तो ये तीन चीजें आपको समझ लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। और धारा 84 के अंतर्गत चिकित्सीय विज्ञान में की परिधि में आने वाली सारे जो पागलपन हैं, जितनी भी तरह के पागलपन चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत बचाव नहीं हो सकते, ये नहीं होंगे। इसके अंतर्गत विधिक पागलपन को ही मान्यता दी गई है। चिकित्सीय पागलपन को एक हद तक मान्यता दी गई है, लेकिन विधिक पागलपन को यहां पर मान्यता दी गई है। तो 84 विधिक पागलपन को कवर करती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी तरह के पागलपन इसके अंतर्गत बचाव नहीं होंगे या नहीं हो सकते। इसके अंतर्गत वही पागलपन आएंगे जो इस डिफिनेशन को, इस टेक्स्ट को कवर करेंगे। वो पागलपन होंगे जिस पागलपन की वजह से वो तीन चीजें नहीं समझ पा रहा, और अगर वो समझ भी रहा है तो उसे ये पता नहीं है कि ये कंट्रेरी टू लॉ है या वंचित है, विधि के विरुद्ध है या नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो चिकित्सीय पागलपन है और जो विधिक पागलपन है उसमें पर्याप्त अंतर है। तो पहला तो बात यह है कि चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सभी तरह के पागलपन धारा 84 कवर नहीं करती, यानी कि वो सारे तरह के पागलपन इसके अंतर्गत बचाव का आधार नहीं हो सकते। इसके अंतर्गत बचाव का वो पागलपन ही बचाव का आधार होंगे। वो ऐसा पागलपन होगा जो उस कार्य को करते समय वो मानसिक अस्वस्थता के कारण इन तीन चीजों को समझने में असमर्थ है। वही पागलपन इसके अंतर्गत बचाव के आधार हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल मस्तिष्क की अस्वस्थता बचाव नहीं है, अपितु हमें यह भी साबित करना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि व्यक्ति का जो विवेक है वो प्रभावित है। व्यक्ति का जो विवेक है वो इस रुग्णता के कारण प्रभावित है, और इस प्रभाव की वजह से वह अपने कृत्यों की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा, वो गलत है जो कुछ कर रहा है ये भी नहीं समझ पा रहा, और वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, विधि के विरुद्ध है या अनुचित है ये भी नहीं वो समझ पा रहा। ये समझने में वो असमर्थ है, असक्षम है। इस टाइप की मानसिक अस्वस्थता या पागलपन सेक्शन 84 कवर करता है, और वो ही बचाव के आधार हो सकेंगे। चलिए तो अब मैकनाटन के केस को समझते हैं। तो धारा 84 का ये लीडिंग केस है, और धारा 84 बात करती है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इसका जो लीडिंग केस है
जिस केस में पूछे गए कुछ सवालों के जवाबों पर ये आधारित है आईपीसी की धारा 84, उस केस को हम अभी समझेंगे और इसी केस से ही ये डिसाइड होगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या होती है या किस टाइप की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या विधिक बचाव के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये मैकनाटन का केस है, स्कॉटलैंड का मामला है ये। तो स्कॉटलैंड जो का निवासी है मैकनाटन, और इसका पूरा नाम है डैनियल मैकनाटन। ये स्कॉटलैंड का निवासी है। स्कॉटलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं सर रॉबर्ट पील, और उनका एक निजी सचिव है जिसका नाम है एडमंड ड्रमंड। तो इस मामले में एडमंड ड्रमंड की हत्या के संबंध में विचारण किया गया। तो ये जो मैकनाटन था वो इस तथ्य से भ्रमित था कि सर रॉबर्ट पील ने उसे क्षति पहुंचाई है, और वो सर एडमंड ड्रमंड को जो उनका सचिव था उसको ही सर रॉबर्ट पील समझ करके उस पर गोली चला देता है, और गोली लगने से एडमंड ड्रमंड की मृत्यु हो जाती है। तो एडमंड ड्रमंड की मृत्यु हो गई तो उसके हत्या के संबंध में विचारण किया गया। इस केस में अभियुक्त थे मैकनाटन। तो अभियुक्त पर का जब विचारण किया गया तो अभियुक्त ने पागलपन का बचाव प्रस्तुत किया, और इस संबंध में उसने चिकित्सीय प्रमाणों को भी दिया। चिकित्सीय प्रमाणों ने मैकनाटन को विकृत भ्रम, इंसेन इल्यूजन से पीड़ित बताया, जिसकी वजह से वो नियंत्रण की शक्ति खो बैठा था। मैकनाटन नियंत्रण की शक्ति खो बैठा था। तो मैकनाटन को इसी आधार पर आरोप से मुक्त कर दिया गया। जब आरोप से मुक्त कर दिया गया तो इस निर्णय की बहुत ज्यादा आलोचना हुई। उस आलोचना से पीड़ित होकर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस मामले को, यानी कि विक्षिप्तता से संबंधित विधि के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने ये मामला 15 जजों के बेंच को सौंप दिया। 15 जजों को बेंच को उन्होंने सौंपा और उनसे कहा कि आप विक्षिप्तता के संबंध में विधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करें, और उनसे कुछ सवाल भी पूछे गए जिनका जवाब इस बेंच ने दिया। तो जो जवाब बेंच ने दिए, उन जवाबों को एक विधिवेत्ता है हुदा, उन्होंने कहा कि ये जवाब जजमेंट नहीं हो सकते, लेकिन ये विधिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है, और उनसे जो प्रतिपादनाएं निकाल के आई, उनके जवाबों से जो प्रतिपादना निकाल सकते हैं वो यहां पर है। तो ये मैकनाटन का केस है जिसमें सबसे पहली प्रतिपादना यह है कि प्रिजम्पशन एज टू पर्सन ऑफ साउंड माइंड, यानी कि जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, जब तक विधि उस व्यक्ति को साउंड माइंड का ही समझेगी। पहली प्रतिपादना उन्होंने दिया। जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता कि वो अनसाउंड माइंड का है, तब तक उसे वो साउंड माइंड का ही समझेगी। ये एक प्रकल्पना है विधि की, यानी कि विधि ये समझेगी कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति
विवेक और तर्क से समर्थ होता है। दूसरा, इंसैन डिल्यूजन। उन प्रतिपादनाओं से ये निकल कर आया कि जो ये इंसैन डिल्यूजन है, ये मे बी डिफेंस की बात करता है। मे बी डिफेंस हो सकता है नहीं, हो सकता है। तीसरी प्रतिपादना यह है कि जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है, यदि उसे नॉलेज है, ज्ञान है उसे, और उस समय एज टू डूइंग एक्ट, कार्य को करते समय, और उसी समय यदि वो कार्य विधि विरुद्ध है, तो यदि उसे ये पता है कि जो वो कर रहा है वो नॉट प्रॉपर है, यानी कि उसे नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी डन, यदि वह व्यक्ति जो उस कार्य को करते समय यह जान रहा है कि वह प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर है, एक्ट नॉट प्रॉपर है, यानी कि उसे नहीं करना चाहिए, और उसे यह भी नॉलेज है कि वो कार्य जो कर रहा है वो इलीगल है, तो यदि ये नॉलेज है, उसे स्पष्ट किया मैकनाटन के केस में, तो वो लाइबल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो वो व्यक्ति आपराधिक दायित्व का भागी होगा, उस पर दायित्व बनेगा। इससे ऐसे व्यक्ति को दायित्व से मुक्ति नहीं मिल सकती। और धारा 84 में अब क्या पढ़ना है, वो इसका चौथा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है। यहां पर उसे दायित्व से मुक्ति मिलेगी, और सिर्फ यही एक मामला है जहां दायित्व से मुक्ति मिलेगी। तो चौथी प्रतिपादना ये निकल करके आई कि बाय रीजन ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड बिकम्स अ विक्टिम ऑफ इनकैपेसिटी, यानी कि वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो अस्वस्थ मस्तिष्क की वजह से अक्षमता का शिकार हो जाता है। अक्षमता का शिकार हो जाता है, और नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जब वो अक्षमता का शिकार हो जाता है तो वो समझने के योग्य नहीं हो पाता, निर्णय लेने के योग्य नहीं होता अपने आप में, यानी कि उसकी नियंत्रण की शक्ति चली जाती है, और वह उसका जो लॉजिक है वो डिफेक्टेड हो जाता है। तो ड्यू टू लॉजिक इफेक्ट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग, आइदर रॉन्ग or contrary to law. So by reason of unsound mind becomes a victim of incapacity and not able to understand due to logical defect. तो जब लॉजिकल डिफेक्ट की वजह से क्या नहीं समझ पाता, ये नहीं समझ पाता, नेचर ऑफ एक्ट जो कुछ कर रहा है वो नहीं समझ पाता, रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ, वो ये भी नहीं समझ पाता कि रॉन्ग है या कंट्रेरी टू लॉ है। तो सिंपल सी बात है, अगर उसे नेचर ही समझ में नहीं आ रहा, उसे ये पता नहीं है कि ये रॉन्ग है कि नहीं, तो फिर उसे ये कहां से पता होगा कि ये कंट्रेरी टू लॉ है या नहीं है। तो सीधी सी बात है इसमें कि अगर वो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो सही है कि गलत है, तो फिर वो विधि के विरुद्ध है कि नहीं है, ये तो फिर आगे की बात हो जाती है। लेकिन फिर भी सेक्शन 84 में ये तीनों चीजें, अगर ये तीनों चीजें वो समझ नहीं पा रहा है, साबित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, तो अगर ये तीनों चीजें समझ नहीं रहा है तो नॉट एबल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, अगर ये अक्षमता है उसके अंदर, समझ नहीं पा रहा है, लॉजिकल डिफेक्ट आ गया है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, मस्तिष्क रुग्णता, मस्तिष्क जनित रोग की वजह से यदि ये डिफेक्ट आ गए हैं, वो लॉजिकल डिफेक्ट आ गया है, नियंत्रण की शक्ति नहीं है उसके अंदर, वो खो बैठा है, तो उस स्थिति में वो तीनों चीजें समझ ही नहीं पाएगा। और अगर ये तीनों चीजें नहीं समझ पा रहा है तो ये कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को हम क्रिमिनल लायबिलिटी में नहीं डालेंगे। तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि वो आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। और पांचवी बताया प्रतिपादना निकल के आई मेडिकल विटनेस की।
तो इसमें कहा गया कि ऐसे किसी चिकित्सक की राय नहीं ली जाएगी इस मामले में जिसने ऐसे व्यक्ति को विचारण के पहले कभी देखा ना हो, या फिर ऐसा चिकित्सक जो उस व्यक्ति को जानता ना हो लेकिन विचारण में भी उपस्थित रहा हो, तब भी ऐसे व्यक्ति की राय नहीं ली जाएगी, चूंकि ये काम जूरी का है, उस जूरी को ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मैकनाटन का केस है 1843 में आया, ये केस मील का पत्थर है, लैंडमार्क केस है, और इसी केस के बाद से विक्षिप्तता संबंधित विधि के सिद्धांत हमको मिले। तो मेन चीज यही है, और यही इसके धारा 84 के इसेंशियल एलिमेंट्स भी होंगे, आवश्यक तत्व भी यही होंगे। तो पहला रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैं चीजों को रिपीट करके चलता हूं और कुछ चीजों को मैं कई बार रिपीट कर देता हूं। हो सकता है उससे इरिटेशन आपको होता हो, तो वो होता रहे, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि मैं वीडियो में ही आपको काफी चीजें रटा दूं। तो जब मैं कोई चीज को बार बार रिपीट करता हूं तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ दम है और वो आपके काम की ही है, और वो या तो प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में काम आएगी, इंटरव्यू में भी काम आएगी, और नहीं तो आप प्रैक्टिस में हैं, कहीं हैं, तो लाइफ में भी काम आएगी। तो चीजें दिमाग में सेट होती हैं जब बार बार रिपीट की जाती हैं, या बार बार या हम किसी चीज को सुनते हैं, या बार बार कोई चीज हमारी आंखों के सामने से गुजरती है। तो यहाँ पर मैकनाटन का केस है, 1843 का है। इसको सौंपा गया 15 जजेज के बेंच को, जिसको उत्तरदायित्व दिया गया कि विक्षिप्तता संबंधित विधि के सिद्धांत की प्रतिपादना करें वो, और उनसे कुछ सवाल भी पूछे गए। सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन जवाबों के आधार पर ये प्रतिपादनाएं, ये प्रकल्पनाएं निकल करके आती हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि हम किसी भी व्यक्ति को तब तक स्वस्थ दिमाग का समझेंगे, तर्क और विवेक से युक्त समझेंगे, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। दूसरा बात, इंसेंट डिल्यूजन में भी डिफेंस हो सकता है। इसी वजह से मैकनाटन को छोड़ भी दिया गया। विक्षिप्त धन परीक्षण की थ्योरी थी, हमने इसके पहले पढ़ रखा है, तो इस वजह से छोड़ भी दिया गया था। इसी वजह से आलोचना भी हुई थी, और उस आलोचना की वजह से ही ये केस इस बेंच पर पहुंचा गया था। दूसरा मेन चीज उन्होंने कहा, नॉलेज। यदि व्यक्ति को नॉलेज है, और नॉलेज उस समय होना चाहिए जिस समय वह कार्य को कर रहा है, उसी समय ये होना चाहिए, कार्य के करते समय होना चाहिए, और उसी समय उस कार्य को विरुद्ध भी होना चाहिए। दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। कार्य को करते समय नॉलेज हो, और कार्य को करते समय जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य को विधि विरुद्ध भी होना चाहिए, कंट्रेरी टू लॉ भी होना चाहिए। तो यदि वो जानता है कि जो कर रहा है वो नॉट प्रॉपर, एक्ट इज नॉट प्रॉपर, और इसका मतलब है कि द एक्ट शुड नॉट बी डन बाय हिम, और वो इलीगल है। इलीगल है मतलब कंट्रेरी टू लॉ है। यदि ये दोनों चीजों का नॉलेज है तो वो लाइबल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व बनेगा। चौथा, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड बिकम्स अ विक्टिम ऑफ इनकैपेसिटी एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ड्यू टू लॉजिकल डिफेक्ट। यदि वो अनसाउंड ऑफ माइंड की वजह से वह इनकैपेसिटी का शिकार हो जाता है, और वो लॉजिकल डिफेक्ट की वजह से वो चीजों को समझने में, कार्य को समझने में समर्थ नहीं होता है। कार्य में क्या समझने में समर्थ नहीं होता है, तो यानी कि वो ये समझने में समर्थ नहीं होता है कि जिस कार्य को कर रहा है उसका नेचर और वह कार्य राग है या कंट्रेरी टू लॉ है, ये समझने में समर्थ नहीं होता। अगर ये समझने में समर्थ नहीं होता, ये साबित कर दिया जाता है कि तो
फिर वो उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनेगी, यानी कि नॉट लाइबल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर फिर नहीं बनेगी, लेकिन ये चीज साबित करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है मेडिकल विटनेस, तो यानी कि ऐसे किसी चिकित्सक की राय नहीं ली जाएगी जिसने नहीं ली जाएगी जिसने विचारण से पूर्व अभियुक्त को नहीं देखा है, ऐसे चिकित्सक की राय नहीं ली जाएगी। साक्षी सिंपल सी बात यह है। और दूसरी बात यदि वो विचारण में उपस्थित भी रहा है और वो उसे नहीं जानता है तो उसकी राय नहीं ली जाएगी। तीसरी बात यह है कि किताब कहती है कि काम जूरी का है, जूरी को ही करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की राय ली जाती है तो जजमेंट प्रभावित हो सकता है, तो जजमेंट प्रभावित ना हो इस वजह से ये पांचवी बात कही गई कि ऐसे चिकित्सक की राय नहीं ली जाएगी जिसने पूर्व में कभी उसको देखा ना हो, विचारण से पूर्व उसे देखा ना हो। तो ये तो हुआ मैकनाटन का केस। अब हमें ये पता चल गया कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या है, कैसा है और किस टाइप का होगा, तब सेक्शन 84 को कवर करेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमें ये पता चल गया इन सारी चीजों को इतना सब पढ़ने के बाद कि सेक्शन 84 धारा 84 के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे। तो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे कि चूंकि धारा कहती है नथिंग इज इन ऑफेंस, तो कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए। तो जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए तो यहां यह समझना है कि पहला तो कार्य और उसे करते समय व्यक्ति का चित्त विकृत होना। तो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कृत्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ कर रहा है वह विधि विरुद्ध है, दोषपूर्ण है, यह जानने में असमर्थ होना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस कार्य को करते समय, जिस समय वो कार्य को कर रहा है, एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट, तो यह सिद्ध किया जाना जरूरी है कि वह कार्य करते समय मस्तिष्क रोग से पीड़ित था, उसको लॉजिकल डिफेक्ट था, उसके अंदर वो विक्टिम ऑफ इनकैपेसिटी था अनसाउंडेड माइंड की वजह से, और वह सक्षम नहीं था लॉजिकल डिफेक्ट की वजह से कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है, या उसका नेचर नहीं समझ पा रहा, या कंट्री टू लॉ है। और ये सिद्ध करना पड़ेगा, और ये सिद्ध करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कार्य को करते समय वो समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और ये हमें उसी समय का ही अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उस समय था वो व्यक्ति जिस समय वो कर रहा है, इस पॉइंट को हमें साबित करना पड़ेगा। तो समय बिंदु इसमें निर्णायक होता है। तो इस तरह से ये सेक्शन 84 कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, और आईपीसी के इस समय मैं सीरीज में जनरल डिफेंस के सारे वीडियो दे रहा हूं। तो जो भी लॉ के स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, या जो प्रिपरेशन पे अभी नए आए हैं, या जो पुराने हैं, वो अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर प्रेषित करते रहें। और मेरे कंटेंट चीज़ें सही लग रही हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करिए। उसमें तो न पैसे आपको लगने और न मुझे मिलने हैं, लेकिन मोटिवेशन मुझे जरूर मिल जाएगा आप लोगों से। थैंक यू।